हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने स्टार्ट किया है अपना सीडी पढ़ना। सीडी की हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने कुछ बाल विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा किया था। दूसरी क्लास में हमने देखा था बाल विकास का अर्थ क्या है, कुछ परिभाषाओं पर चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने विकासात्मक मनोविज्ञान पर भी चर्चा किया था। बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस है, हमने इसको भी समझा था। तो जो डिफरेंस देखा था वो हमने तीन तीन आधार पर देखा था। एक तो उसके कार्य क्षेत्र में अंतर देखा था, उसके उद्देश्य में अंतर देखा था और दृष्टिकोण में भी अंतर देखा था। हमने बाल विकास की कुछ परिभाषाएं देखी थी, बाल विकास के क्षेत्र को भी समझा था। अब बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं थी, विभिन्न उसके पहलुओं का अध्ययन किया था। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में चर्चा किया था। हमने बाल विकास के कई क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा किया था। तो इस तरह से कल जो हमारी चर्चा हुई थी वो बाल विकास पर हुई थी। आई होप कि आपने कल की क्लास अच्छे से रिकॉल कर लिया होगा। आज की जो क्लास है आपकी वो कौन सी है? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप सभी ने पढ़ रखा होगा और एक बार नहीं कई बार पढ़ रखा होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका जो वृद्धि है और जो विकास है, सामान्यतः हम इसे बोलचाल की भाषा में दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये जीवित जो प्राणी है अपने जीवन प्रसार में ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है और ये कभी भी गतिहीन नहीं होता है। ये सदैव ही चलता रहता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में नए नए गुणों का आविर्भाव और पुरानी विशेषताओं का लोप होते रहता है। ये हर प्राणी में चलता है। जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए प्राणी के अंदर निरंतर परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कैसे आपकी सक्रियता का और आपके जीवित होने का प्रमाण मिलेगा? इन्हीं जो शारीरिक मानसिक परिवर्तनों, गुणों और विशेषताओं की जो नियमित व आपकी क्रमित उत्पत्ति है, इसी को ही विकास कहते हैं हम। ठीक? किसी भी प्राणी के किसी भी प्राणी के जीवन का जो आरंभ है, जन्म के बाद नहीं, बल्कि जब वो गर्भ में होता है यानी कि गर्भाधान के समय से ही शुरू हो जाता है। शिशु जन्म तो इसके विकास क्रम में घटित होने वाली एक स्वाभाविक परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा जो शिशु है, शिशु के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है। पहले क्या होता है? पहले वो माँ के गर्भ में रहता है। जो शिशु है वो माँ के गर्भ में रहता है, तो वो उसका आंतरिक वातावरण होता है। लेकिन जब उसका जन्म होता है तब वो बाह्य वातावरण से क्या करता है? संपर्क साधता है, उसके संपर्क में आता है। किसी भी प्राणी के अंदर विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो गर्भाधान के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है और चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक? तो आज इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। किसके बारे में? वृद्धि और विकास के बारे में। अब ये तो हमने समझ लिया कि वृद्धि होती है, विकास होता है। बस समझना ये है ना कि ये आप ऐसा मान सकते हैं, ये है वृद्धि और ये है विकास। यानी कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक छोटा-सा पार्ट होता है, ठीक? और हम सामान्यतः इसे क्या कह देते हैं? तो इसे हम सामान्यतः जो है दोनों को एक ही समझ लेते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं कि ये जो वृद्धि हो रही है और जो विकास हो रहा है, ये दोनों एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो जब हमें नहीं पता था तब हम बोलते थे, लेकिन हमने सीडी पढ़ रखा है या जो लोग अभी तक नहीं जानते थे तो अब हम समझेंगे कि ये वृद्धि और विकास क्या होते हैं। ठीक?
तो थोड़ा सा समझते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फिर फैलना। वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ना या फिर फैलना। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। यानी कि जो वृद्धि है उसे आप देख सकते हैं। ये जो वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें आप माप सकते हैं, आप उन्हें तौल सकते हैं, ठीक? जैसे जैसे आपका वेट बढ़ा, आपने तौल लिया। आपकी लंबाई बढ़ी, आपने देखा। आपकी चौड़ाई बढ़ी, आपने देखा। तो जो वृद्धि होती है वो हमें दिखाई देती है, ठीक? वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। यानी कि जो वृद्धि होती है वो आपके शारीरिक जो रचना है और जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनकी ओर ये संकेत करता है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये पूछा भी गया है आपसे कि वृद्धि पहले होती है या फिर विकास पहले होता है। तो किसी भी प्राणी में पहले क्या होता है? किसी भी प्राणी में पहले होता है विकास और बाद में होती है वृद्धि। वृद्धि गर्भाधान से लेकर मतलब गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास ये समाप्त हो जाती है। मतलब जो ये वृद्धि होती है एक निश्चित आयु तक चलती है, उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक व रचनात्मक होते हैं। जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं ये आपके शारीरिक और रचनात्मक होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व व्यवस्था तक होती है। ये व्यवस्था नहीं, अवस्था है। जो वृद्धि है वो केवल परिपक्व अवस्था तक ही होती है, जबकि जो आपका विकास है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि गर्भाधान से शुरू होकर ये आजीवन भर चलता रहता है जो आपका विकास है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और लगभग 20 वर्ष की आयु तक चलती है, ठीक? तो ये बात हमने कर ली वृद्धि की। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट तो वृद्धि भी है, लेकिन वृद्धि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हमें डिटेल डिस्कशन किसका करना है? तो विकास का। विकास की अवस्थाओं के बारे में, विकास के सिद्धांत के बारे में, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में, इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक? तो आपने समझा कि वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब कि बढ़ना या फिर फैलना होता है। जो व्यक्ति के आंतरिक भाग हैं और जो बाह्य भाग हैं, इनमें जो बढ़ोतरी होती है वही आपकी वृद्धि कहलाती है। अभी हम वृद्धि और विकास में डिफरेंस भी समझेंगे, लेकिन पहले हम एक-एक को समझ लेते हैं। ठीक? ये तो हमने बात कर ली वृद्धि पर। अब हम थोड़ा-सा बात करेंगे किस पर? अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे विकास पर। तो विकास क्या है? विकास आपका एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि विकास एक जगह होगा, विकास सबका होता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो इस विश्व में चाहे जहाँ भी हो, क्या होगा? उसका विकास होगा। तो विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तथा अविराम अविराम गति से चलता है। यानी कि जो वृद्धि है ये जीवन पर्यंत चलती है, अविराम मतलब बिना रुके हुए चलती है। तो आप इसे विशेषता भी समझिएगा कि विकास की क्या विशेषता है। विकास की विशेषता ये है कि ये जन्म से लेकर अविराम गति तक चलती रहती है, अविराम गति से चलती रहती है जीवन पर्यंत। जो विकास है, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है, वरन अपितु कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सभी शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, ये सारे परिवर्तन इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन अभी-अभी आपने वृद्धि की बात की थी। क्या कहीं पर आपने मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक इन सारे विकास के बारे में चर्चा किया था? नहीं।
तो जो आपकी विकास होता है, जो आपका विकास होता है, वो सभी पक्षों में होता है। इसमें सारे पक्ष आपके शामिल होते हैं, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वो मानसिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो संवेगात्मक हों। तो विकास में ये सारे पक्ष शामिल होते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत एक निरंतर प्राणी में प्रकट होते हैं। यानी कि ये गर्भाधान से स्टार्ट होते हैं और ये मृत्यु तक विकास होता रहता है। प्राणी के अंदर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, क्रमिक परिवर्तनों की जो उत्पत्ति होती है, वही विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले जो सभी परिवर्तन होते हैं, वो समान नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास समान गति से होता है या समान होता है। जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, आपने शायद कल भी इसके बारे में चर्चा किया था कि जो जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, वो आपके रचनात्मक होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उत्तरार्ध में जो परिवर्तन होते हैं, वो विनाशात्मक होते हैं। तो यहाँ से आपको और क्या ध्यान रखना है कि जो प्राणी के अंदर विकास होता है, वो 2 प्रकार का होता है, रचनात्मक और विनाशात्मक, ठीक? जो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, वो व्यक्ति को कहाँ ले जाते हैं? तो वो व्यक्ति को ले जाते हैं प्रौढ़ावस्था की ओर। लेकिन जो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, वो व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं, ठीक? तो इस तरह से विकास एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत आप गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था के अंदर जो होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो भी विकास होते हैं, उन सभी को आप इसमें शामिल करते हैं। साथ ही साथ आप और क्या ध्यान रखेंगे? जो विकास होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो हमेशा अविराम गति से चलती है, ये कभी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि विकास बोलेगा रुको, 1-2 महीने आराम कर लेते हैं, 2-4 साल आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। नहीं, जो विकास होता है वो निरंतर अविराम गति से चलता है। किसी अवस्था विशेष में पहुंचकर जो मनुष्य का विकास है, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, बल्कि जो विकास की ये प्रक्रिया है, विकास की ये प्रक्रिया भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग रूप से चलती है। गर्भकालीन अवस्था में इसकी जो गति होती है, विकास की जो गति होती है, वो तेज रहती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ये और भी अधिक तीव्र हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए जो किशोरावस्था के बाद जो समय आता है, उसमें जो विकास की गति होती है, वो थोड़ी मंद पड़ जाती है, ठीक? विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में जो नई विशेषताओं का उदय होता है और जो पुरानी विशेषताएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, वे विकास की ही प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आती हैं उसके अंतर्गत, ठीक? मतलब उसके अंदर में। तो विकास आपको यहाँ पर कई चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला कि विकास गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। विकास में सारे पक्ष आपके शामिल होते हैं, चाहे वो आपका शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो। तो सारे पक्षों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम हरलॉक के अनुसार हम परिभाषा देखते हैं कि हरलॉक ने किस तरह से विकास को परिभाषित किया है। आपको जो भी परिभाषाएं दी जाती हैं उसे एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं ये परिभाषाएं, ठीक? तो हरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है।
जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? ये है आपके हरलॉक की। आपने इसमें 2 शब्द देखे, क्या? एक देखा व्यवस्थित और दूसरा देखा समनुगत। अब व्यवस्थित से तात्पर्य क्या होता है? व्यवस्थित का अर्थ ये होता है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और ये क्रम आगे होने वाला जो परिवर्तन है, पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है, ठीक? तो ये होता है आपका एक व्यवस्थित। और दूसरा शब्द जो यहाँ पर बोला गया, वो बोला गया समनुगत। अब समनुगत का क्या अर्थ होता है? समनुगत का अर्थ है परिवर्तन संबंधहीन नहीं होता है, इसमें आपस में संबंध होते हैं, ठीक? तो जो भी परिवर्तन होते हैं वो संबंधहीन नहीं होते, एक परिवर्तन दूसरे से संबंधित होता है, ठीक? तो हरलॉक की परिभाषा में आपको 2 शब्दों को ध्यान रखना है, क्या? व्यवस्थित और समनुगत, ठीक? अब जब आप कभी भी कोई भी परिभाषा याद करते हैं, तो उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश किया कीजिए, ठीक? अब हम बात करते हैं कि जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा। विकास के संबंध में इनका क्या कहना है, एक बार हम इनकी भी बात समझ लेते हैं। तो विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जेम्स ड्रीवर। अब इनकी परिभाषा से क्या समझ में आता है? तो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा से ये समझ में आता है कि विकास का अर्थ लंबाई व भार में वृद्धि से नहीं है, बल्कि विकास परिपक्वता की ओर बढ़ने का एक निश्चित और प्रगतिशील क्रम होता है। कैसा होता है? प्रगतिशील क्रम होता है, ठीक? प्रगति का अर्थ क्या है? प्रगति का अर्थ भी दिशा बोध मुक्त होता है, बोध युक्त होता है, जो हमेशा व्यक्ति को आगे की ओर ले जाता है, ठीक? और अभी आपने जो समनगत में देखा था, सॉरी जो आपने हरलॉक में देखा था, उन्होंने भी तो यही बताया था कि जो व्यवस्थित का अर्थ है कि विकास की प्रक्रिया में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, उसमें कोई न कोई जो है क्रम अवश्य होता है और आगे होने वाला परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। और इन्होंने भी वही बताया कि परिवर्तन सदैव क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं, आगे की ओर ले जाते हैं। ये तो हमने जेम्स ड्रेवर और हरलॉक की बात कर ली। अब हमने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, एक मुनरो ने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। इन्होंने भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की बात की है। बाकी विकास की बात कहाँ तक की गई है? तो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक विकास चलता है, ठीक? अगला है आपका, अब यहाँ पर आ जाता है विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं या हम ये कहते हैं कि विकास की ये विशेषताएं होती हैं, ठीक? तो विकास की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको समझना ज़रूरी है। यहाँ से आपसे अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विकास के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? सबसे पहले, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो किसी भी जीवित प्राणी में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। अभी तक जो आपने पिछले 10 से 5 मिनट 10 से 15 मिनट में जो आपने पढ़ा, उसी का आप कह सकते हैं ये निचोड़ है, ठीक? आप वो जो आपको डेफिनेशन बताई गई है, जो परिभाषा दिया गया है, उन परिभाषाओं को याद कर लीजिए और जी जो आपको यहाँ पर विकास के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें दी जा रही हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो जो आपने अभी तक पढ़ा इसमें वृद्धि और विकास में, उसी का निचोड़ है यहाँ पर, ठीक? तो विकास क्या है?
विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि किसी भी जीवित प्राणी में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। लेकिन अगर बात करें विकास की, तो विकास ऐसा नहीं है, विकास जीवन पर्यंत नहीं चलता है। ठीक। विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। यह परिवर्तन आपस में संबंधित होते हैं। अभी अभी जब आपने परिभाषाओं को देखा तो क्या देखा था कि जो विकास होता है, विकास आपका एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। यह परिवर्तन आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। प्राणी में विकास पहले होता है तथा वृद्धि बाद में होती है। ये तो हमने पहले ही देखा। क्या कि आपसे पूछा जाता है कि प्राणी में पहले वृद्धि होती है या पहले विकास होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले प्राणी में विकास होता है, वृद्धि बाद में होती है। ठीक। आगे है आपका कि प्राणी में विकास पहले होता है, ये तो हमने देख लिया। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, मैं बार बार बता रही हूँ, जितनी बार आता है हम उतनी बार ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होता है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो जब विनाशात्मक का नाम सुनेंगे आप तुरंत उसे इग्नोर करेंगे कि ये गलत है, और जाएंगे कहाँ, आप जाएंगे रचनात्मक पर। लेकिन लेकिन जो जो विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया है, इसमें जो होने वाले परिवर्तन हैं, ये विनाशात्मक और रचनात्मक होते हैं। विनाशात्मक हम कब कहते हैं, रचनात्मक कब कहते हैं? तो जो शुरू में परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, लेकिन जो उत्तरार्ध के परिवर्तन होते हैं वो विनाशात्मक होते हैं। तो विकास आपका कैसा होता है? विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट आप ध्यान देंगे कि विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी शामिल है। वहीं जब आपने बात की थी वृद्धि की, तो वृद्धि में क्या देखा था आपने? वृद्धि में आपने देखा था कि जो परिवर्तन हो रहे थे वो आपको सामान्यतः शारीरिक ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए विकास की, तो विकास में सारे पक्ष आपके शामिल हो जाते हैं। कौन-कौन से? चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो या फिर वो सामाजिक हो। तो इन सारे पक्षों को शामिल किया गया है किसमें? विकास में। ठीक। अगला है आपका, अगला पॉइंट दिया गया है कि विकास में होने वाले परिवर्तनों की गति समान नहीं होती है। यह अलग-अलग अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न होता है। जैसे आपने अभी देखा कि क्या गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था तक विकास की गति सेम रहती है? नहीं। तो आपने देखा किशोरावस्था में तेज रहती है, किशोरावस्था के बाद मंद पड़ जाती है। तो इसी तरह से जब अभी आप अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप अलग-अलग देखेंगे कि शैशवावस्था में किस तरह से वृद्धि होती है, गर्भावस्था में किस तरह से वृद्धि होती है, विकास होता है किस तरह से किशोरावस्था में विकास होता है, प्रौढ़ावस्था में कैसे विकास होता है, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम कुछ की पॉइंट देख रहे हैं जो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है आपका कि विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सबसे अधिक तेज और किशोरावस्था के बाद मंद पड़ जाती है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है, तो सबसे अधिक तेज जो विकास होता है वो गर्भकालीन अवस्था में होता है। मंदता कब आती है? तो किशोरावस्था में मंदता आ जाती है। ठीक। अगला है विकास का प्रारंभ वृद्धि से पहले हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धि पहले आती है
या विकास पहले होता है? तो विकास का प्रारंभ वृद्धि से पहले ही हो जाता है। इसको आपने पहले ही देखा है कि प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है, ठीक? और क्या है, जो विकास प्राणी को स्वस्थ प्रौढ़ जीवन भी प्रदान करता है। और कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जैसे आपको पता है जो हरलॉक महोदय हैं, हरलॉक के अनुसार विकास में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, लेकिन वहीं कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये परिवर्तन जो होते हैं ये गुणात्मक होते हैं, ठीक? और भी आप ये ध्यान रखेंगे कि विकास व्यक्ति में अनेकों नई क्षमताओं और उनकी योग्यताओं का भी विकास करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे विकास के बारे में, जहाँ से हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये जो अभी तक आपने विकास के बारे में पढ़ा, उसी का पूरा निचोड़ था ये, ठीक? अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वैसे तो आपने वृद्धि और विकास बहुत पढ़ रखा होगा, मुझे पता है। सबसे ईज़ी और बार-बार पढ़े जाने वाला टॉपिक आपका यही होता है। तो अगर विकास से संबंधित कारकों का नियंत्रण कर लिया जाए, तो बालक का प्रारंभिक विकास अच्छे से हो जाता है। परिवार के सदस्य यदि ये देखें कि प्रारंभिक वर्ष में बालक का जो विकास है, प्रारंभिक अवस्था में बालक का विकास यदि किसी क्षेत्र में सही से नहीं हुआ है, तो उसे तुरंत उसका निदान कर लेना चाहिए। और क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं, ये स्वयं यह नहीं जान पाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, ठीक? अब आज हम सबसे पहले समझेंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वैसे तो हमने इन दोनों को अलग करके देख लिया कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। विकास की हमने कुछ पॉइंट को भी समझ लिया, लेकिन एक कुछ सामान्य से अंतर होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो हमें एक बार उन्हें समझ लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये हो गई आपकी वृद्धि और ये रहा आपका विकास। अब वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। जो वृद्धि है वो कब से कब तक चलती है? तो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि चलती है। अगर वहीं बात करें हम विकास की, तो विकास जो है वो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक? ये यानी कि जब आप गर्भ में आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तभी से जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है, और ये निरंतर अविराम गति से चलता रहता है। कब तक? जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक आप चलते हैं, ठीक? अगला पॉइंट है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। आपने देखा कि जो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन हैं वो कैसे होते हैं? तो जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं, वृद्धि में होने वाला परिवर्तन शारीरिक होता है। आप इसे देख सकते हैं, इसे आप नाप-तौल सकते हैं, लेकिन जो विकास में परिवर्तन होते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक भी होते हैं। सामाजिक और संवेगात्मक भी होते हैं। तो जो वृद्धि है, वो आपके केवल शारीरिक परिवर्तन को ही दिखाता है। लेकिन जो विकास होता है वो आपके शारीरिक परिवर्तन तो दिखाता ही दिखाता है। संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक, ये सारे विकास को भी दर्शाता है। इसके अंतर्गत आपका नैतिक विकास आ जाता है, भाषाई विकास भी आ जाता है, क्रियात्मक विकास भी आ जाते हैं। तो सारे विकास इसी विकास के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक? अगला है आपका, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है। ये थोड़ा-सा आपका ऊपर-नीचे हो गया है, तो इसे थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्राणी में वृद्धि जो है, वो बाद में होती है, लेकिन विकास क्या होता है? विकास पहले हो जाता है। आपने देखा कि पूछा जाता है कि व्यक्ति में पहले वृद्धि आती है या पहले विकास होता है? तो हमने देखा कि व्यक्ति में यानी कि प्राणी में पहले विकास होता है, बाद में वृद्धि होती है। तो वही पॉइंट यहाँ भी दिया गया है
कि प्राणी में वृद्धि बाद में होती है और विकास पहले हो जाता है। अगला पॉइंट है कि वृद्धि के दौरान जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? रचनात्मक होते हैं। आपने देखा कि वृद्धि कब तक होती है? तो गर्भावस्था से लेकर ये आपकी किशोरावस्था तक चलती है या फिर हम बोलें कि प्रौढ़ावस्था तक चलती है, ठीक? तो जो इसमें परिवर्तन होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो आपका रचनात्मक होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें विकास की, तो विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? तो ये थोड़ा-सा आपका ऊपर-नीचे हो गया है। तो वृद्धि में जो विकास में जो परिवर्तन होते हैं, वो गुणात्मक होते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ पर मात्रात्मक की बात की जा रही थी, यानी कि जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं, वो आपके मात्रात्मक होते हैं। लेकिन अगर बात करें विकास की, तो वो गुणात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन वही जो हमने पहले बताया कि रचनात्मक होते हैं, लेकिन जो विकास की क्रिया में होने वाले परिवर्तन होते हैं, वो रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों होते हैं। कैसे? जो पूर्व में विकास होता है, वो रचनात्मक होता है, लेकिन जो उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो उत्तरार्ध में विकास होता है, वो विनाशात्मक होता है। तो अगर कभी भी ये आए आपके ऑप्शन में कि विकास क्या है, रचनात्मक है, विनाशात्मक है या फिर रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों है, तो आपको बताना है कि ये रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। लेकिन अगर हम बोलें वृद्धि के बारे में, तो वृद्धि के बारे में जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं, वो रचनात्मक ही होते हैं, ठीक? अगला पॉइंट है वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। तो जो आपके वृद्धि में वृद्धि का क्रम है, वो प्राणी को कहाँ ले जाता है? वो प्राणी को ले जाता है वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। और विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। यानी कि विकास से क्या होता है? तो विकास से प्राणी परिपक्व होता है। लेकिन जो वृद्धि है, वृद्धि व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। जो कोशिकीय वृद्धि है, वो क्या कहलाती है? तो वो अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक? विकास विकास परिपक्वता की ओर व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला होता है। जो विकास है, वो परिपक्वता की ओर व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, ठीक? अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 है आपका, यहाँ काफ़ी ऊपर-नीचे हो गया है। तो हम एक बार जो है पहले वृद्धि को समझ लेते हैं, देन हम विकास को भी समझ लेंगे। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि ये केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो जो वृद्धि है, संकीर्ण का मतलब क्या है? छोटी-सी अवधारणा है, ठीक? तो ये जो वृद्धि है, ये आपकी संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि ये सिर्फ़ आपके प्रौढ़ावस्था तक ही चलती है। लेकिन अगर बात करें विकास की, तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों को शामिल किया गया है। तो जो आपका विकास है, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आ जाती है। लेकिन जो वृद्धि है, वो एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि ये प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वहीं अगर बात करें विकास की, तो विकास कहाँ तक चलता है? तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, ठीक? अगला है वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि विकास की, तो विकास जटिल प्रक्रिया है। इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों को ही शामिल किया गया है। क्या है? तो जो ये विकास है, विकास आपका एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जो वृद्धि है वो साधारण सी प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है कि वृद्धि की माप की जा सकती है क्योंकि परिवर्तन परिणाम स्वरूप होते हैं। लंबाई, भार आदि की वृद्धि को मापा जा सकता है। यानी कि जो वृद्धि है, ये मापने योग्य होती है। आप किसी व्यक्ति की लंबाई माप सकते हैं,
आप किसी व्यक्ति की मोटाई नाप सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के वज़न को नाप सकते हैं। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन है आप उसे माप सकते हैं। लेकिन बात की जाए विकास की, तो विकास की माप नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं वो गुणात्मक हैं। आप किसी व्यक्ति के गुण को नहीं नाप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। इस व्यक्ति में कितना गुण विद्यमान है, ठीक? जिनकी माप नहीं की जा सकती अपितु उन्हें विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो जो वृद्धि होता है उसको मापा जा सकता है, लेकिन जो विकास होता है, विकास के संबंध में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के गुण को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है, ठीक? लेकिन आप उसे नाप नहीं सकते हैं, उसे आप माप नहीं सकते हैं, आप उसको तौल नहीं सकते हैं, ठीक? तो जो वृद्धि होती है वो मापने योग्य होती है, लेकिन जो विकास होता है वो मापने योग्य नहीं होता है, ठीक? तो ये कुछ मुख्य अंतर थे किसमें, वृद्धि और विकास में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली वृद्धि और विकास के बारे में। अभी हमें बात करना है विकास के सिद्धांत पर, जो कि आज हम नहीं करेंगे, ठीक? तो लेकिन एक बात और समझ लेते हैं कि जो विकास है, विकास के स्वरूप होते हैं। अब विकास की प्रक्रिया में मुख्य जो इसके स्वरूप होते हैं, 4 होते हैं। एक तो उसके आकार में परिवर्तन, उसके अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है और नए गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये विकास का स्वरूप होता है, ठीक? जो आकार में परिवर्तन होता है, उसे आप देख सकते हैं। जैसे जैसे शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर में आकार में परिवर्तन होता है। और आप आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। विकास क्रम में प्रत्येक वर्ष बालक के हाथ, पैर, पेट, सिर, इनके जो सिर का आकार है, लंबाई है, भार है, इन सभी में परिवर्तन होते रहते हैं। बाह्य अंग ही नहीं, इनके आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे इनका हार्ट हो गया, इनका लंग्स हो गया, इन सारे चीज़ों में भी परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक? और जो अनुपात की बात की थी हमने, अनुपात में भी परिवर्तन होता है। तो विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन आनुपातिक होते हैं। जो प्राणी है, प्राणी के शरीर के सभी अंग एक ही दिशा से विकसित नहीं होते हैं और ना ही उनमें एक साथ में परिपक्वता आ जाती है। जो सभी अंग हैं, सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे जैसे सारे विकास काल में हृदय का जो भार है, जन्म के बाद का 13 गुना बढ़ जाता है। लेकिन बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क का भार जो होता है, वो केवल 4 गुना ही बढ़ता है। तो इनके अनुपातों में भी परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि जो अंग हैं, वो सारे अंग समान रूप से ही परिवर्तित होंगे, समान इनमें परिवर्तन होगा, ठीक? पुरानी रूपरेखा की बात की हमने, तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन कैसे होता है? तो प्राणी के विकास क्रम में जो नई विशेषताएँ हैं, उनका उदय होता है और जो पुरानी विशेषताएँ हैं, उनका लोप होता है। उदाहरण के लिए अगर आप ये समझें कि जैसे बच्चों के बाल हो गए, उनके दाँत हो गए, उनकी जो बातें हैं, जो उनकी जो घुटने के बल चलते हैं, जो उनका रोना-चिल्लाना है, ये सारी चीज़ें समाप्त होकर जो है नई नई चीज़ें आ जाती हैं। और फिर अगला हमने बात किया नए गुणों की प्राप्ति। तो विकास क्रम में जहाँ एक ओर पुराने परिवर्तन समाप्त होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो नए गुणों को अर्जित करते हैं। जैसे उनके अगर दूध के दाँत गिर गए, तो उन्होंने अस्थायी दाँत प्राप्त कर लिया। अगर वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे, तो अस्पष्ट बोलने लगे, उछलने, कूदने, दौड़ने लगे, तो ये सारे परिवर्तन उनके थे। ये उनके विकास का स्वरूप था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसीलिए हमने इसको नोट डाउन नहीं किया है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि जो विकास का अनुपात होता है, वो बराबर नहीं होता है। अलग-अलग अंगों में अलग-अलग होता है, ठीक? तो बस यहाँ से यही इतना इम्पोर्टेंट था, बाकी यहाँ से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए नोट डाउन नहीं किया गया है।
तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी ओरली बता दी जाती हैं, तो बस उनको सुन लिया कीजिए, ठीक? बाकी जो इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, हम उन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लेते हैं। तो बस आज के लिए यही इतना रखेंगे। कल हम जो है बालक ये विकास की जो सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांतों पर बात करेंगे। आपको पता है कि विकास के सिद्धांत से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम विकास के तत्वों को प्रभावित करने वाले जो विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उन पर भी कल ही डिस्कस कर लेंगे। जिससे जो अगली क्लास हो हमारी, तो उसमें हम विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करें। कल हमारा 3 टॉपिक होगा क्या? एक तो होगा विकास के सिद्धांत, दूसरा होगा विकास के जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं और तीसरा होगा विकास के क्षेत्र। कल इन्हीं 3 टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी, फिर हम जाएँगे विकास की अवस्थाओं में कदम रखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि विकास की बहुत सारी अवस्थाएँ हैं, इनके वर्गीकरण भी हमें पढ़ने होते हैं। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।